हर चेहरे पर मुस्कान से आई, प्रेम की निगाह घर घर भाई। सदम्यों की थी सच्ची, बाबा की प्यारी महान सता। ज्ञान की ज्योति जग में फैलाई, नी सुबह की किरण बन आई। तेरे गुणों से प्रेरणा पाते, आगे बढ़ते गीत सुनाते। ब्रिज आज भी तेरी सी पुकारे, लो सदा सताई के इशारे। दिल में बाबा, आँखों में सपन, विश्व बाने फिर सुख का उपन। तेरे सपनों का विश्व बनाए, खुशियों के फूल हर ओर खिलाए। मुखद आजादी प्रकाश मन रोशनी बनकर आए। बाबा की यादों की खुशबू गलाई। प्यार का सागर हर दिल में भर दिया, उम्मीद का उपहार। प्रकाश तेरी यादें शक्ति बन जाती, थके कदमों को राह दिखाती। हर आत्मा में दीप जलाए, प्रेम और जग में फैलाए। बाबा का संदेश घर घर जाए, सुख और सद्भावना फैलाए। मुखद आजादी प्रकाश मन रोशनी बनकर आए। बाबा की यादों की खुशबू संग लाई। प्रकाश का दरिया वो सब में प्रकाश भरती थी। बन के प्रकाश का दरिया वो सब में प्रकाश भरती थी। मीठी प्यारी दादी सबको दिल से प्यार करती थी। मीठी प्यारी दादी सबको दिल से प्यार करती थी। वो थी दिव्य गुणों की धनी प्यारी दादी प्रकाशमणि। वो थी दिव्य गुणों की धनी प्यारी दादी प्रकाशमणि। सौंप दी सारी जिम्मेदारी प्रभु ने उनके हाथ में। सौंप दी सारी जिम्मेदारी प्रभु ने उनके हाथ में। क्योंकि सदा ही रखा उन्होंने प्रभु को अपने साथ में। प्रभु को अपने साथ में।
मैं और मेरे पन के भान से, मैं और मेरे पन के भान से दादी को सो दूर थे, तभी तो प्यारे बाबा के वो सच्चे को ही नूर। ओम शांति। आप सभी का, रूहानी फरिश्तों का आज की इस महफिल में, बाबा के सुंदर बगिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज की तिथि हमारे यज्ञ इतिहास में एक अलग ही महत्व लिए हुए है, क्योंकि आज 25 अगस्त, जिस दिन हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय राजयोगिनी प्रकाशमणि दादी जी ने, जिनके निर्देशन में ये यज्ञ अपनी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा और अपनी जड़ों को पूरे विश्व में फैलाया, ऐसी दादी का हम कहेंगे स्मृति दिवस है। उनको हम श्रद्धा सुमन अपने दिल के क्या दें। सबसे बड़ी बात है कि उनकी विशेषताओं को आज के दिन हम याद करते हैं और अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं। दादी के पदचिन्हों पर चलकर बाप समान बनने का संकल्प करते हैं। और आज हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि दादी जी के साथ, वैसे तो आप सबने दादी जी पे बनी हुई फिल्म देखी है, कई अनुभव सुने हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी, जिस आत्मा का विशेष ऐसा भाग्य रहा, जिन्होंने दादी जी के अंग संग रहकर लगभग उनके लास्ट के 7-8 साल दादी जी के सदा संग रहे, ऐसी आत्मा विशेष बाबा के रतन आज हम सबके बीच में है। आदरणीय बीके डॉक्टर सविता दीदी जी। दीदी जी जब तक कैमरा खोलते हैं, मैं उनके विषय में आपको बताना चाहूंगी कि दीदी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करी। वैसे तो बाबा के संपर्क में वो 1974 में आ चुकी थी। उसके बाद पढ़ाई करी और पढ़ाई पूरी करते जल्द ही उन्होंने फैसला किया कि वो डबल डॉक्टर बन अपनी डबल सेवाएं हर प्रकार से, है ना, जिस्मानी सेवाएं भी और रूहानी सेवाएं भी, दोनों को हृष्ट पुष्ट करने की सेवाएं दीदी ने बहुत बखूबी दी। और सबसे पहले उनकी सेवाएं ग्लोबल हॉस्पिटल से शुरू हुई और सन 2000 से लेकर 2007 तक, जब दादी के अंतिम श्वास तक, दीदी उनकी पर्सनल डॉक्टर के साथ साथ उनकी सहयोगी बनकर रही और अनेक सेवाओं में साथ दिया। तो हम आज उनसे, हमारा भाग्य है कि हम उनके साथ रहने के, क्या दादी की दिनचर्या रहा करती थी, दादी की क्या विशेषताएं ऐसी थी जो उन्होंने बाप समान स्थिति को प्राप्त किया, इतनी अथक सेवाएं करते हुए भी कैसे दादी हमेशा, चाहे शरीर का कोई भी पेपर आया, लेकिन दादी हमेशा अलर्ट, एक्टिव, उमंग, उत्साह से भरी हुई रहती थी। और इतना यज्ञ का कारोबार होते हुए भी दादी अपने पुरुषार्थ में क्या विशेष ऐसा करती थी कि उनका पुरुषार्थ इतना सहज लगता था। ये सारे अनुभव हम दीदी से सुनेंगे। दीदी जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी, वर्तमान समय में सविता दीदी माउंट आबू में आप रहते हैं और एज अ डॉक्टर तो आप अपनी सेवाएं देते ही हैं, साथ साथ आप एक सीनियर राजयोगा शिक्षिका भी हैं। बहुत तरह के योग शिविर, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आप कराते हैं। विमेंस विंग, मेडिकल विंग के अंतर्गत बहुत सी ऐसी सेवाएं चलती हैं, अभियान चलते हैं जो आपके डायरेक्शन में बहुत सफलता को प्राप्त करे। साथ साथ आप प्रेजेंट में विमेंस विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं और आप मानसरोवर परिसर, जो बहुत सुंदर परिसर बना हुआ है बाबा का, उसमें होने वाले सभी कार्यक्रमों की आप निर्देशिका भी हैं। साथ साथ अवेकनिंग चैनल पे और पीस ऑफ माइंड चैनल पर आपके बहुत से प्रोग्राम्स, टॉक शोज में आपने बहुत प्रकार की सेवाएं दी हैं। आप वहाँ के मुख्य प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ मैं कहूंगी कि आपने एक बहुत सुंदर पुस्तक विमेन एम्पावरमेंट पर, महिला बने महान, इसका भी संकलन किया है। आपको कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। विमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, ग्लोबल विमेन ऑफ करेज एंड एम्पावरमेंट अवार्ड उसमें मुख्य है। तो मैं दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज हम सबके बीच में। दीदी को स्पॉटलाइट करें। ओम शांति दीदी, आपका बहुत बहुत वेलकम है बाबा के इस बगिया में। आज हमारे साथ
शक्तिनगर डेरावाल से जो भी ऑनलाइन क्लासेस जुड़ती हैं, चलती हैं, उन सभी के भाई-बहन जुड़े हैं और आज हमारा भाग्य है आप हम सबके बीच में इस विशेष दिन पर अपने अनुभव साझा करने के लिए आए हैं। आपके लिए दीदी जी मैं 2 लाइनें कहूँगी। शरीर के डॉक्टर होने के साथ आपने की खिदमत रूहानी, आपकी एकरस स्थिति है बाबा के हर पल साथ की निशानी। दादी प्रकाश मणि के अंग संग अनुभवों की कहानी आज हम सुने आपकी जुबानी, आपकी जुबानी। अगेन बहुत बहुत वेलकम दीदी। सभी एक हाथ की ताली से दीदी का स्वागत करेंगे। ओवर टू यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज का दिन विशेष दिन है क्योंकि आज हम हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय दादी प्रकाश मणि जी की 19वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं और ऐसे दिन पर हम हमेशा उन महान आत्माओं को याद करते हैं, इसलिए कि हम उनके पद चिन्हों पर चलकर उनकी तरह बन सकें, जो उन्होंने अपना उदाहरण प्रस्तुत किया हमारे सामने। तो ये मेरा ड्रामा में सौभाग्य रहा कि मुझे कुछ वर्ष उनके अंग संग रहने का अवसर मिला। वैसे मैं मधुबन में आई थी 1990 में, तब ग्लोबल हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट चल रहा था, अभी कंस्ट्रक्शन में था हॉस्पिटल, और हमें पहले ही इंटरव्यू के लिए बुलाया था क्योंकि मैंने मेडिकल पास किया था। तो फिर था ऐसे कि बाबा के घर में ही सेवा करें। तो जब ये अवसर मिला तो तुरंत मैं आई और मुझे फिर निर्वैर भाई जी ने कहा कि आपको अभी वापस नहीं जाना है, कहीं जॉब नहीं करना है, जब तक हॉस्पिटल नहीं बनता है तब तक आपको यहाँ डिस्पेंसरी में ही सेवा करनी है। तो जब मैं डिस्पेंसरी में सेवा करने लगी, बाबा डिस्पेंसरी थी उस समय, केवल पांडव भवन था और कोई कॉम्प्लेक्स था नहीं अपना। तो जब मैं डिस्पेंसरी में सेवा करने लगी तो मुझे अवसर मिला सभी दादियों के समीप आने का, क्योंकि हमारी दादियों की आयु अधिक थी, उस सभी की लगभग 70 वर्ष के आसपास की आयु थी, और इस आयु में कोई ना कोई शारीरिक तकलीफें शुरू हो जाती हैं। तो उनको बीच बीच में चेक करने जाना, उनको कुछ भी मेडिसिन चाहिए वो देना। और मैं यूथ थी उस समय क्योंकि पास करके ही आई थी मैं, तो फिर मेरी ड्यूटी लगती थी कि मुझे दादी के पास जाना है और उनका बीपी चेक करना है, क्योंकि उनके कमरे में जाना होता था। तो बड़ी दादी जी के पास जाना हुआ 2 महीने के बाद। उसके पहले मैं बस दादी जी को जानती थी, बहुत ऐसे मैं क्लोजली नहीं मिली थी उनसे। यानी जैसे हम कहेंगे कि दादी के सामने हम छोटे बच्चे थे उस समय, तो संकोच भी होता था कि वो इतने बड़े हैं, उनसे कैसे बात करेंगे। तो इसीलिए कभी भी ऐसा मौका भी नहीं हुआ। लेकिन 2 महीने के बाद लगभग मुन्नी दीदी आए डिस्पेंसरी में और उन्होंने मेरे को कहा कि दादी को खांसी हुई है और डॉक्टर ने कहा है उनको स्टीम देना है, तो रात को आप आना और आपको स्टीम देना है। और वो एक मशीन है, उन्होंने बताई मुझे कि वो मशीन से स्टीम देना है। तो फिर मैं तब गई रात को, और जो मैंने देखा, क्योंकि वो पहली बार था जब मैं दादी के कमरे में वहां स्टीम देने के लिए रात को गई, तो मैंने देखा कि ऑलरेडी 2-3 बहनें दादी के कमरे में थे और वो विदेश की अपनी टीचर बहनें थी, खास लंदन की टीचर बहनें थी, क्योंकि बाबा की सीजन चल रही थी। तो वो लोग आए हुए थे अपने ग्रुप लेकर के, तो वो दादी के पास रात को आते होंगे। तो वो मैंने देखा वो बैठे हैं और दादी मुरली पढ़ रही है। और दादी हमेशा, बाद में तो फिर मुझे पता चला कि दादी रोज सोने से पहले मुरली पढ़ते ही हैं, बिना मुरली पढ़े दादी रात को
सोते नहीं थे, तो दादी मुरली भी पढ़ रही थी और उनके साथ रूरियान भी कर रही थी। जो भी कोई उनको बताने की बात होती थी ऐसे दादी शेयर कर रही थी उनसे और पूछ भी रही थी। तो ऐसे करीब चला 15-20 मिनट, फिर वो चले गए दादी को गुड नाइट करके, और फिर मैंने दादी जी को स्टीम दिया। और इस तरह से करीब ये 10 दिन चला। 10 दिन के अंदर दादी ठीक हो गए। तो मुझे लगा कि ठीक है, अब मेरी सेवा पूरी हो गई, क्योंकि ये सेवा उन्होंने, मुनि दीदी ने मेरे को दी थी। और इस दौरान मैंने देखा कि दादी का नियम ही है कि दादी मुरली पढ़ेंगे ही रात को, पूरी मुरली पढ़ते थे। माना ऐसे भी नहीं कि थोड़ा ऊपर का पढ़ लिया फिर धारणा सार पढ़ लिया, ऐसा भी नहीं, पूरी मुरली दादी रात को पढ़ते थे। पर बाद में मुन्नी दीदी ने मेरे को बोला कि अब आपको रात को रोज आना है दादी के पास, कोई भी अगर जरूरत होगी तो आपको मेरी मदद करनी है। तो ऐसे मेरी रात की सेवा दादी के साथ शुरू हो गई। और ये एक भाग्य मिला कि मैं दादी के पास जाती थी। और एक चीज मैंने नोट की थी, मैं जब मधुबन में रहने लगी तो मेरा जो कमरा था वो हिस्ट्री हॉल है अपना, मधुबन में जो हिस्ट्री हॉल है उसके पीछे कमरे बने हुए हैं। तो दादी जी का कमरा एग्जैक्ट पीछे था, गुजरा दादी का दूसरी साइड में, और इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जो कमरे बने हुए हैं उसमें सभी बहनें जो दादियों की सेवा में हैं थी, मतलब अब तो दादी नहीं रहे तो बहनें तो है, लेकिन वो सब बहनें ऊपर के कमरों में रहते थे, तो मेरे को भी वहां ही कमरा मिला हुआ था। तो मैं ये देखती थी, कई बार ऊपर से दिखाई देता था दादी के कमरे में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो मुरली के पहले दादी रोज मुरली सुनाने जाते थे ओम शांति भवन में। तो मुरली के पहले ही करीब 6:30 6:30 पौने 7 मुरली शुरू होती थी उन दिनों में। तो 6:15 से ही दादी के कमरे में लोग जाना शुरू हो जाते थे। वो जो भी मतलब समझते थे इतना दादी के क्लोज कि वो जा सकते हैं दादी के कमरे में। तो मेरे को कई बार आश्चर्य होता था कि सुबह सुबह दादी के कमरे में क्या करते जा, क्योंकि मैं देखती थी ये। तो फिर वो दादी जब मुरली सुनाने जाती थी तब साथ में ही निकलते थे दादी। तो फिर एक दिन मैं भी, जब मैं फिर रात को दादी जी के पास जाने लगी तो मेरे को थोड़ी हिम्मत हुई एक दिन, फिर मैं भी चली गई अंदर। तो मैंने देखा कि दादी तो तैयार हो रहे हैं, क्योंकि नेचुरली क्लास में जाने से पहले दादी तैयार होते थे। तो मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये किसी का भी पर्सनल टाइम होता है और ऐसे में कोई किसी को अलाउ नहीं करता है, लेकिन दादी इतने सहज थे, मतलब कि 3-4 लोग हैं अंदर और दादी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सबसे दादी हंस पहल रही है, से बात कर रही है, शेयर कर रही। मतलब बहुत जैसे एक, हम कहेंगे अपनेपन की फीलिंग कि इतना माँ जैसा फील दादी देती थी। ऐसे नहीं फील होता था कि दादी कोई हेड है या दादी कोई अथॉरिटी है और हम दादी से ऐसे नहीं मिल सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा दादी का, जैसे हम सुनते ही हैं कि दादी कितने नम्र थे और कितने सहज थे और कितने मातृवत थे। हम कई दिनों से दादी जी की विशेषताएं सुन रहे हैं, मुरली के बाद भी सुनाई जाती रही हैं मधुबन में, और आज भी हमने मुरली में दादी की विशेषताएं सुनी। तो ये दादी की जो विशेषता थी वो बहुत प्रैक्टिकल में मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि कितना दादी जी का सरल और सहज स्वभाव था। फिर कोई छोटा हो या बड़ा, मतलब ऐसे नहीं कि कोई छोटा है तो दादी उसके लिए कुछ अलग है और जो बड़े हैं उनके लिए वो कुछ अलग है। फिर बाद में ये जब मैं फुल टाइम दादी जी के पास सेवा में आई, तब मैंने देखा कि केवल रात को ही दादी मुरली नहीं पढ़ती। हाँ, ये 2000 की बात है, क्योंकि तब तक मैं हॉस्पिटल में सेवाएं देती रही। हॉस्पिटल बना और पूरा सारा सेटअप हुआ उसका। तो सभी का जो भी स्टाफ आया था सबकी अपनी ड्यूटीज थी। लेकिन उस बीच में भी दादी ने मुझे मधुबन में रखा। मैं भले हॉस्पिटल में जाती थी लेकिन दादी ने मुझे मधुबन में रखा, क्योंकि पहली बात तो मैं दादी के पास सेवा में जाती थी। जो रात के समय मेरा मुन्नी दीदी ने फिक्स कर दिया था। और फिर
उन्होंने दादी जी के सारे मेडिकल के फॉलोअप के लिए मेरे को निमित्त बनाया था। हालांकि मेन प्रिस्क्रिप्शन मैं नहीं करती थी, मैं तो बहुत यंग डॉक्टर थी उसके हिसाब, दादी जी के हिसाब से। तो अहमदाबाद से या मुंबई से ही अगर कोई दादी की प्रॉब्लम थी तो ट्रीटमेंट चलता था दादी का। लेकिन उनको पूरा फॉलो अप करना, उस चीज को मेंटेन करना, वो सारा फिर उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दे रखी थी। तो मैं मधुबन में ही रह करके, और दादी ने ही मुझे फिर मधुबन में ही रखा, हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया, बाकी सारा स्टाफ तो वहां शिफ्ट हो गया। तो और मैंने देखा कि मैं छोटी थी फिर भी दादी ने मुझे जिम्मेवारियां दी। मतलब जैसे मैंने कहा ना, मैं पास करके आई थी, क्या हुआ, डॉक्टर बनारसी भाई जो हैं वो डिस्पेंसरी के चीफ थे। तो वो कहीं बाहर गए हुए थे और पेशेंट्स मधुबन में जो होते थे, उस समय हॉस्पिटल नहीं था तो उन्हें पालनपुर ले जाना पड़ता था। तो एवरी 15 डेज एक वैन में जो भी जिनको भी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना है, हम लोग तो थे, लेकिन एक्चुअली हमारे पास तो चेकिंग सारी की फैसिलिटी नहीं है, और जो भी जिनको भी एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए और चेकिंग कराना है उनको फिर शहर ले जाना पड़ता था। तो फिर दादी जी ने मेरे को बुलाया और दादी जी ने कहा कि तुम जाओ। और उस समय मेरे को सिर्फ कुछ महीने ही हुए थे, माना दादी ने मेरे में इतना विश्वास रखा, ये दादी की विशेषता थी कि दादी जो है जो भी जिम्मेवारी देती थी वो विश्वास से देती। हालांकि मेरे को खुद में विश्वास नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए वो नया शहर और मैं कोई इतना अनुभवी भी नहीं थी। तो दादी ये भी समझ गई कि ये थोड़ा डर रही है। फिर दादी ने कहा तुम चिंता मत करो, वहां पर एक नर्स थे जो पुराने नर्स थे, तो वो सारे डॉक्टर्स को जानते थे। तो उन्होंने कहा मैं उनको कह दूंगी और वो आपको पूरा मदद करेगी, आप इनको लेकर के जाओ। ऐसे ही एक बार मोहिनी दीदी अपने जो दादी जी के साथ रहते थे, वो मोहिनी दीदी बीमार हुए, उनको कुछ ब्रेन पर बुखार का असर आ गया। तो अहमदाबाद ले जाना था उनको, और उस समय भी ऐसे था कि जो अपने मेन डॉक्टर थे वो अवेलेबल नहीं थे। तो फिर दादी ने मेरे को बुलाया और दादी ने कहा कि तुम लेकर के जाओ ना। तो इतनी बड़ी दीदी हमारी, नेचुरली उनकी इम्पोर्टेंट है लाइफ, लेकिन दादी ने मुझ में विश्वास रखा और मैं दीदी को, और उस समय अपने हॉस्पिटल में एम्बुलेंस भी नहीं आई थी क्योंकि अभी हॉस्पिटल जस्ट शुरू ही हुआ था। तो दादी ने मेरे को हम अपने ही व्हीकल में, मधुबन के ही व्हीकल में उनको लेकर के अहमदाबाद गए। तो ये दादी की विशेषता थी कि जो भी दादी ने जिसको भी सेवाएं दी, वो दादी उनकी विशेषता को परखती थी और फिर उनको वो विश्वास से वो जिम्मेवारी देती थी। तो उनको भी फिर वो विश्वास आ जाता था कि हाँ, हम कर सकते हैं। और वैसे भी बाबा हमेशा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो सच में वो टाइम पर पहुंच गए और उनका वहां पे ट्रीटमेंट हुआ और दीदी फिर बिल्कुल ठीक हो गए। तो वो एक जो मैंने महसूस किया। और ऐसे ही सेवाओं में भी जब मैं हॉस्पिटल में थी उस समय की बात कर रही हूँ कि हम लोग जैसे राखी का अभी भी राखी आ रही है तो राखी के प्रोग्राम में जैसे हम बीके सभी को राखी बांधने जाते हैं अलग अलग स्थानों पर, ताकि उनकी सेवा, वीआईपीस को भी बांधते हैं, इंस्टीट्यूशंस में भी हम बांधते हैं। तो माउंट आबू में भी ऐसे ही बांधते हैं अलग अलग प्लेसेस पर, जैसे बैंक्स में, होटल्स में, यहाँ पर जो जो कॉमन चीजें हैं, स्कूल्स हैं, और इवन सन्यासी भी काफी रहते हैं यहाँ पर। तो उन सबको भी राखी बांधते हैं। तो हमारे ग्रुप बनते थे हर साल। तो और हर साल ग्रुप चेंज भी हो जाता था। तो जैसे मेरे को उस समय बैंक्स में राखी बांधने के लिए ड्यूटी लगी। मेरे साथ दो बहनें और भी थी। तो ऐसे हम बैंक्स में राखी बांधने के लिए गए। तो हमने कुछ थोड़ी नवीनता की। नॉर्मली हम राखी के बाद उनसे खर्ची की बात करते हैं, तो प्रतिज्ञा कराते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि भाई हमको वो खर्ची चाहिए, हम कहते हैं कि हम हमें क्या खर्ची चाहिए। तो 5, एक आना और 5 खोटे सिक्के। तो हमने ये सब समझा के उनको, और फिर कहा कि आप सब प्रतिज्ञा करो कि आपने क्या अपनी बुराई छोड़ी, आज के दिन राखी पर हमें क्या खर्ची दी।
तो ऐसे उन लोगों ने चिट्ठी लिख लिख के दिया, किसी ने भी जिसको जो कोई एडिक्शन था, कोई सिगरेट पीते थे या कोई भी, जैसे जिनको ज्यादा गुस्सा आता था, तो हर एक ने अपना अपना रियली लिख दिया चिट्ठी में। और पूरा स्टाफ जो था सबने लिखा, तो वो सारी हमने चिट्ठियां अपने पास रखी। और मैं तो रात को दादी के पास जाती ही थी, तो फिर दादी मेरे से समाचार पूछती थी। ये भी दादी की विशेषता थी कि दादी मेरे को पूछती थी तुमने क्या किया। तो फिर मैंने दादी को बताया, दादी ऐसे ऐसे हम बैंक में गए और बैंक में ऐसे हमने सबसे लिखवाया। फिर मैंने दादी को दिखाई वो चिट ला करके कि दादी ऐसे ऐसे सबने लिख के दिया है। तो दादी बहुत खुश हुए। दादी ने कहा अच्छा, अच्छी सेवा करके आई हो। फिर दूसरे दिन मूली क्लास में दादी जब मूली सुनाते थे, तो दादी ने भरी क्लास में, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। तो मुरली में हम भी जाते ही थे, तो दादी ने भरी क्लास में मेरे को खड़ा कर दिया और फिर दादी ने सारा बताया कि कैसे कल इन्होंने राखी पर सेवा की है और ये इतना अच्छा किया है कि लोगों ने प्रतिज्ञा की। अभी जैसे नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा करा रहे हैं ना सबसे, तो ऐसे ही जैसे कि हमने सबसे वो प्रतिज्ञा कराई। तो दादी ऐसे उमंग उत्साह बढ़ाती थी, माना इतना, मतलब वो खुशी हुई। हालांकि मुझे लगा ऐसा कोई विशेष बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये दादी की विशेषता थी कि कोई भी अगर कुछ कर रहा है तो जैसे उसको प्रशंसा करना, उसको आगे बढ़ाना, उसका उमंग उत्साह बढ़ाना। तो ये हमेशा दादी करते थे। और कई बार दादी यूं भी मेरे से पूछते थे कि तुमने आज कितनों को समझाया, है ना। हालांकि मैं उस समय हॉस्पिटल भी जा रही थी, दादी के पास भी जो जो मेरी सेवा थी वो मैं करती थी। उसके अलावा भी मेरा अगर फ्री टाइम है तो दादी ने मुझे कह रखा था कि घर में मधुबन में जो भी वीआईपी आते हैं, क्योंकि मधुबन में काफी वीआईपी विजिट करते रहते हैं, तो वीआईपी आते हैं या कोई भी ऐसे खास आते हैं, तो आप उनसे मिलो और उनको बताओ हम हमारी सेवाएं क्या हैं। माना हम उनको जो भी समझाएंगे, जो भी वीआईपीज आएंगे, हमको उन्हें विशेष तरह से अपनी संस्था को इंट्रोड्यूस करना ही होता है। तो पूरी एक्टिविटीज के बारे में उनको जानकारी देना, और ये बाबा का स्थान है, इसका क्या महत्व है। तो दादी मेरे से वो चार्ट लेती थी। तो मैं ऐसे कहूंगी कि जो मैं टीचर बनी, मैं तो डॉक्टर आई थी, डॉक्टर बनकर आई थी और वही मेरी मेन सेवा थी, लेकिन दादी ने जैसे मुझे टीचर भी बनाया, तो दादी का ये ध्यान रहता था। तो दादी मुझे मतलब हमेशा मोटिवेट करती थी कि तुमको ये भी करना है। और फिर जब मैं फुल टाइम जैसे दादी के पास आई, मैंने बताया 2000 में दादी की तबीयत थोड़ी सी 19-20 रहने लगी थी आयु के कारण, और दादी की एक सर्जरी भी हुई थी। और फिर कुछ अपने यज्ञ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, तो बड़ों का ये आपस में विचार था, मीटिंग हुई कि दादी के साथ एक मेडिकल पर्सन फुल टाइम होना चाहिए। तो फिर मुझे सेलेक्ट किया गया, क्योंकि मैं काफी समय से दादी के पास सेवा कर ही रही थी और मैं हॉस्पिटल जाती थी, इसलिए क्योंकि अगर दादी के पास फुल टाइम मुझे आना है तो मुझे हॉस्पिटल से रिजाइन देना होगा, तभी मैं वो कर पाऊंगी। तो मैंने हॉस्पिटल से रिजाइन दिया और मैं दादी के पास फुल टाइम सेवा करने लगी। तब तक अपना ज्ञान सरोवर बन चुका था, हॉस्पिटल के बाद शांतिवन भी बन चुका था, क्योंकि ये 2000 की बात है और 96 में हमारे शांतिवन में फुल फ्लैज सेवाएं शुरू हो गई थी। और दादी को बहुत समय शांतिवन में रहना पड़ता था, और शांतिवन में अभी पूरा मेडिकल सेटअप था नहीं, ट्रॉमा हॉस्पिटल वगैरह सब बाद में बने। डिस्पेंसरी भी जो है वो फुल डिस्पेंसरी जो है वो नहीं शुरू हुई थी, मतलब कोई ऐसे डॉक्टर जो थे वो नहीं थे अभी उस समय, सिर्फ नर्सेस थे जो थोड़ा बहुत, जो भी लोग आते थे उनको दवाई वगैरह देते थे। तो फिर मेरे को दादी के साथ फुल टाइम, दादी जब शांतिवन में आएगी तो मुझे दादी के साथ रहना ही है। उस समय मैंने देखा कि दादी केवल रात को मुरली नहीं पढ़ती, दादी तो 4 बार मुरली पढ़ती थी, है ना। सुबह उठेगी, अमृत वेले के बाद मुरली पढ़ेगी, क्लास में सुनाएगी, फिर शाम को भी रेस्ट के बाद दादी मुरली पढ़ती थी, और रात को तो था ही दादी का नियम। तो मेरे को उस समय
ऐसा लगता था कि दादी इतना मुरली पढ़ती है। वैसे तो बाबा कहता है मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, पर मुझे इसलिए लगता था कि दादी तो ओम मंडली के टाइम से है। दादी जब बाबा के पास आई ओम मंडली में, तब से मुरली दादी सुनती है। कितनी बार ये मुरली रिवाइज हुई है। तो दादियों के लिए मुरली तो मतलब मुरली क्या ज्ञान ही है उनकी रग रग में। तो इतना दादी को मुरली पढ़ने की, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि दादी को इतना मुरली पढ़ने की क्या जरूरत है। फिर मैंने उस उनको ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि दादी को जो भी मुरली चलती थी, जैसे दादी मुरली का स्वरूप होती थी। क्योंकि एक तो दादी मुरली सुनाती थी, जब वो भी एक अलग ही माहौल होता था। मतलब दादी का मुरली सुनाने का तरीका इतना जैसे कि बाबा उनके द्वारा मुरली सुना रहा है। मतलब इतना बाबा के प्यार में दादी मुरली सुनाती थी। क्योंकि जैसे कहा ना, इतना उसको पढ़ा, उसको इतना उसका वो दादी स्वरूप होती थी। और फिर जब मिलती थी सबसे, सारा दिन दादी की सेवा यही होती थी, या तो ग्रुप से मिलेंगी या प्रोग्राम में जाएंगी, जो भी है, कॉन्फ्रेंस है या ब्राह्मणों का है, जिसका भी प्रोग्राम है, दादी को तो हर ग्रुप से मिलना ही है। तो दादी फिर यूज करती थी उसको, और उनको ये याद होता था कि बाबा ने इनके लिए क्या कहा है, बाबा की क्या श्रीमत है। तो वो जैसे दिल से निकलता था दादी, क्योंकि बाबा के वो शब्द होते थे उन आत्माओं के लिए। तो दादी इस तरह से उसे सेवा में फुल यूज करती थी। तो ज्ञान अगर स्मृति में है तभी वो स्थिति रहती है हमारी। अगर हम भूल गए, जैसे होता है एक बार हमने मुरली पढ़ी या सुनी, फिर कितना याद रहता है। कुछ समय उसका असर रहता है, फिर बाद में हम भूल जाते हैं। फिर रात शाम को अगर हम सोचने जाएंगे तो बहुत जोर लगाना पड़ेगा कि आज की मुरली में क्या था, अगर हमने रिवाइज नहीं किया है। तो दादी तो जैसे रिवाइज करते ही रहते थे उसको। और यही मैंने और दादियों में भी देखा। दादी जानकी को भी मैं देखती थी, कभी भी वो फ्री होते थे उनके हाथ में मुरली होती थी। इवन शांतामणि दादी जी वरदानी भवन में जहाँ हम रहते थे, शांतामणि दादी जी रहते थे, दादी जी को भी हम देखते थे, कभी भी वो फ्री होते थे उनके हाथ में मुरली। तो दादियों की पढ़ाई ही मुरली थी। मुरली के अलावा कभी मैंने दादी के हाथ में देखा तो अपनी मैगजीन देखा, जो ज्ञानामृत हमारी मैगजीन है, वो जरूर दादी, जब भी महीने में एक बार आती थी ज्ञानामृत, तो दादी पूरा उसको देखती थी। और कुछ भी पढ़ने जैसा होता था तो जरूर वो मैगजीन में भी पढ़ते थे। और फिर कभी न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर आता था दादी कॉटेज में, तो न्यूज़पेपर की दादी सिर्फ हेडलाइंस, माना दादी के 10 मिनट थे न्यूज। दादी को पता होना चाहिए कि भाई दुनिया में सब क्या चल रहा है। तो वो दादी जब दिन में रेस्ट के समय, दादी वो भी सवेरे सवेरे कभी नहीं, न्यूज़पेपर तो सवेरे से आके रखा होता था, लेकिन दादी न्यूज़पेपर कब देखते थे, जब दादी जाएगी दिन में खाने के बाद रेस्ट करने के लिए, तब दादी 10 मिनट न्यूज़पेपर देखेगी और फिर बस पूरा हुआ इतना ही। और कोई खास बात ऐसी होगी तो फिर रात को दादी भोजन के बाद बैठते थे। तो फिर अपने जो भी बड़े भाई हैं, जैसे निर्भय भाई थे, करुणा भाई जी थे, गोपाल भाई थे शांतिवन में, आत्म प्रकाश भाई जो प्रेस संभालते हैं अभी भी, तो वो अपने सीनियर भाई, कभी कभी ब्रिजमोहन भाई भी जब यहाँ होते थे तो भाई सब भी आ जाते थे। तो ये सब हमारे सीनियर भाई दादी जी के पास रात को, क्योंकि दादी को डॉक्टर ने उनकी तबीयत के अनुसार ऐसे कहा हुआ था कि उन्हें भोजन के बाद तुरंत नहीं सोना है, 1 घंटा तो जरूर उनको बैठना है। बैठ के और फिर उसके बाद वो बेड पे जा सकते हैं। तो इसीलिए दादी भोजन के बाद हमेशा बैठते ही थे। तो उनको पता था। और वो जो भी उनको लेन देन करनी होती थी दादी से, क्योंकि सारे दिन के कारोबार में दादी के साथ शेयर करना है, दादी से कुछ डिसीजन लेना है, जो भी है, तो उनको भी वो टाइम सही लगता था और वो दादी के पास आकर के बैठते थे। और अगर कोई ऐसा समाचार होता था तो दादी को सुनाते भी थे। और फिर दादी को भी अगर उन्हें अपनी कोई प्लानिंग बतानी होती थी तो दादी भी ऐसे बताते थे। और बहुत हल्के रूप से भी कई बार दादी बैठते थे, और उसमें भाई लोग दादी को गीत भी सुनाते थे। जैसे दादी का बहुत प्यारा गीत था, ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे,
मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। तो ये गीत दादी को पसंद था, पर ज्यादा से ज्यादा एक स्टेंजा, माना ऐसे नहीं पूरा गीत, पर थोड़ा। जैसे भाई साहब ब्रिजमोहन भाई जी हमारे बहुत एक्सपर्ट थे गीत सुनाने में, और उनको पूरे पूरे गीत याद होते थे। पर जैसे दादी को जो पसंद थी ये गीत, ये एक तो किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, ऐसे अब मुरली के भी अपने जो 3-4 गीत बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे दादी को सुनाते थे। तो दादी का यही समझो एंटरटेनमेंट होता था। रात के समय कभी भाइयों के साथ, बड़े भाइयों के साथ दादी ऐसे बैठते थे। और सुबह अमृत वेले दादी जब पांडव भवन में रहते थे तो दादी हमेशा हिस्ट्री हॉल में आकर के ही अमृत वेला करते थे। तो मैं जब दादी के पास फुल सेवा में आई तो मैं ही दादी को हिस्ट्री हॉल में ले जाकर बिठाती थी, और दादी की फिक्स सीट थी, उस पे कोई नहीं बैठता था। के साथ वहाँ बैठती थी अमृत वेला योग में, और फिर जब अमृत वेला योग पूरा हो जाता था तो फिर दादी सबको दृष्टि देते थे हॉल में। फिर सभी दादी से दृष्टि लेकर के, दादी हालांकि पीछे की सीट पर बैठती थी, ऐसे गद्दी पे नहीं बैठती थी दादी, लेकिन पीछे की सीट पे भी सभी दादी से दृष्टि लेकर के जाते थे। फिर जब शांतिवन में शिफ्ट हुए तो शांतिवन में दादी का बाबा का कमरा था। दादी कॉटेज में बाबा का अलग कमरा बनाया गया, क्योंकि शांतिवन तो बहुत बड़ा है। तो फिर बाबा के कमरे में दादी जाती थी अमृत वेले। और फिर रात को मैं हमेशा, जैसे मैंने बताया, दादी बैठती थी, और बैठ के जब दादी अपने कमरे में जाती थी सोने के लिए तो दादी पहले बाबा के कमरे में जाएगी, बाबा को गुड नाइट करेगी। तो वो भी खड़े खड़े नहीं, दादी बैठती थी बकायदा, 5 मिनट बाबा के कमरे में बैठती थी। फिर दादी आती थी, माना कमरे में आकर के, फिर जैसे दादी का नियम था मुरली पढ़ना, और फिर जैसे हमारी सेवा होती थी, मैंने बताया कि दादी को रात की जो भी आवश्यकताएं होती थी वो सब फिर हम मुन्नी दीदी के साथ होते थे, तो वो सारा दादी के लिए करना होता था। तो दादी का जो था एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि दादी तो बाबा के बाद, जैसे बाबा ने हाथ में हाथ देकर दादी को विल किया, हम सुनते हैं ये सब बातें, तो हमें पता है कि कैसे बाबा ने दादी को अपनी सारी पावर्स विल की, और फिर दादी को ही बाबा ने निमित्त बनाया दीदी के साथ। तो जब से दादी ने संस्था को संभाला, तब से एक तो दादी के नेतृत्व में बहुत तेजी से सेवाओं की वृद्धि हुई। दादी की बहुत दूरदृष्टि थी, माना बेहद का सोचते थे दादी, जो भी सोचते थे बिग प्लानिंग, बिग थिंकिंग जिसको बोलेंगे। तो जैसे विदेश की सेवाएं शुरू हुई तो 74 में लंदन में सेंटर खुला, 72 से सेवाएं शुरू हो गई, और प्रॉपर जो सेंटर खुला वो 74 में खुला। और फिर हमारी दादी जान की जो है वो परमानेंट लंदन में जाकर के रही। हालांकि अव्यक्त बाप दादा गाइड करते रहते थे, लेकिन दादी जो है वो पूरा उसको, जो बाबा कहता था वो उसे करके दिखाते थे। तो पूरा बाबा के जैसे आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार दादी थे। और जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया दादी ने वो बहुत ही जैसे कहा कि नम्रता से, लवफुल एडमिनिस्ट्रेशन था दादी का। कभी भी हमने दादी को किसी से जोर से बात करते हुए नहीं सुना। दादी के नजदीक भी रहे, है ना, सब आते थे, सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं दादी के पास ही आने हैं, चाहे वो यज्ञ के हैं चाहे वो सेंटरों के हैं। और दादी को ये पता भी होता था कि सामने वाले ने ये गलती की है, तो ऐसे नहीं कि दादी उनको गाइड नहीं करेगी, समझाएगी नहीं, लेकिन कैसे समझाते थे, बहुत प्यार से दादी जो है वो उनको उनकी बात कहते थे। और मैंने ये देखा कि जो भी अपने मधुबन के भाई थे बहनें थी, दादी के प्रति इतनी भावना, इतना प्यार था, इतना रिस्पेक्ट था सभी का, कि दादी अगर कहेगी कि आधी रात को भी, माना
कोई जरूरत है, कोई ऐसी बात हो गई है कि इस समय ये करना है, तो कोई मना नहीं करेगा। आधी रात को भी दादी ने कहा है माना, बाबा ने कहा है, ऐसे ही समझते थे। दादी ने कहा है माना, दादी के प्रति इतना रिस्पेक्ट भी था, और इसीलिए दादी कोई भी डिसीजन देती थी तो दादी का मेरे से प्यार है, और जो दादी ने कहा है वो बिल्कुल सही है, माना बिल्कुल मानते थे सभी। ये मैंने नोट किया। और दादी की भी विशेषता थी कि दादी कभी भी किसी की बात दिल पे नहीं रखती थी ना। ये तो हम सुनते भी हैं दादी की विशेषताओं में कि माँ जैसी होती है, ऐसे ही उनका सबके प्रति अपना व्यवहार था। तो इसीलिए जो भी दादी डिसीजन देती थी, अब हमेशा ही होता है डिसीजन एक के पक्ष में होता है और एक के पक्ष में नहीं होता है, लेकिन नाराजगी किसी की नहीं होती थी, क्योंकि दादी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है और मुझे ये करना ही है। तो इस तरह का हमने दादी के प्रति सबका भाव देखा, क्योंकि दादी खुद सबको इतना स्नेह देते थे, इतना सम्मान देते थे, तो दादी के प्रति भी सभी का इतना स्नेह और सम्मान रहता था। आप में से अब जैसे हमारी डॉक्टर मंजू मंजू हैं, आप तो दादी के बहुत क्लोज आए हैं। जो भी पुराने हैं वो तो दादी से पालना लिए हुए हैं और जानते हैं कि दादी कितना प्यार से सबको पालना देते थे। अदिति बहन का मुझे पता नहीं है। अदिति बहन, आप आए कभी दादी से नहीं, इतना क्लोज? नहीं दीदी, मैं 2009 से हम बाबा के ज्ञान मिला हमें, तो दादी से नहीं दादी मिले बस। अव्यक्त होने के बाद, जी दादी जी अव्यक्त होने के बाद। जी। तो मतलब दादी का जो व्यवहार था वो इस तरह का था कि सबको अपना बना लेता। जैसे आज संदेश में था, लगता था सबको कि दादी मेरी, जैसे बाबा के लिए हमको लगता है बाबा मेरा है, ऐसे दादी के लिए भी सबको लगता था कि दादी जैसे मेरी है। तो इतना दादी वो प्यार देते थे सबको। और जो दादी का, जैसे मैंने कहा कि प्लानिंग छोटा नहीं होता था, तो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम जो यज्ञ में हुए और इतने वीआईपीस जो आए, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर आए, प्रेसिडेंट आए, अ, जब से ओम शांति भवन बना, माना उसके बाद जो कॉन्फ्रेंसेस शुरू हुई, बड़े बड़े प्रोग्राम जो होने शुरू हुए, ये सब दादी की प्लानिंग होती थी। और अमृत वेले बाबा टच करता था दादी को हमेशा। जब अमृत वेले दादी योग में बैठती थी, उसके बाद मुरली क्लास में आकर के दादी कहती थी, आज मैं बाबा की याद में बैठी थी और बाबा ने मुझे एक संकल्प दिया। तो दादी ऐसे प्यार से पूछी थी, मैं सुनाऊं आपको? तो फिर सब कहते थे हाँ दादी सुनाइए। फिर दादी सुनाती थी। जैसे 1-1 लाख के जो प्रोग्राम हुए दादी के समय में, ये भी हम सब ने सुना है कि आ, दादी का ही ये संकल्प था कि हमारे बड़े बड़े शहरों में 1 लाख की सभा हो और एक साथ इतने लोगों को बाबा का संदेश मिले। तो जब दादी ने हमारे जो भी जोन इंचार्ज, जो भी निमित्त हैं, जोन सब जोन इंचार्ज, उनकी मीटिंग में ये बात कही कि ऐसा संकल्प मुझे आया, और दादी के संकल्प में सिद्धि थी, माना दादी ने थॉट किया, माना वो होना ही है। तो लेकिन उनको ऐसा लगा कि दादी 1 लाख की सभा, ये तो आज तक कभी हुआ नहीं। हाँ, 1 लाख की सभा कैसे हम इकट्ठा करेंगे इतने सबको? कोई भी प्रोग्राम हम करते हैं 1,000 2,000 तक भी हम मुश्किल से इकट्ठा कर पाते हैं, तो ये 1 लाख तो बहुत बड़ी संख्या है। तो दादी ने कहा कि आ, आप संकल्प करो, और बाबा बैठा है। और फिर अहमदाबाद वाली हमारी सरला दीदी थी जो गुजरात जोन के हेड थे। तो सरला दीदी ने कहा, दादी आप कहते हो, है ना, जरूर बाबा का ही ये संकल्प है, तो मैं करूंगी। मैं ये हिम्मत करती हूँ, और 3 महीने के अंदर अंदर हम ये प्रोग्राम अहमदाबाद में करेंगे। और उन्होंने किया। और 1 लाख तो क्या, जिस ग्राउंड में, क्योंकि ये तो प्रोग्राम तो ग्राउंड में ही होगा, इतनी सभा तो ग्राउंड में ही इकट्ठी हो सकती है, तो जिस ग्राउंड में उन्होंने किया, यूनिवर्सिटी ग्राउंड था वहां का, उसमें 1 लाख तो क्या, 1.5 लाख लोग आए। तो माना इतना अच्छा वो प्रोग्राम हुआ। और दादी ने कहा जो करेगा, हम तीनों दादियां आएंगे।
मैं, गुलजार दादी, दादी जानकी, हम तीनों दादियां उस प्रोग्राम में आई। और फिर तो एक के बाद एक भारत के 25-30 शहरों में ना, फिर तो दिल्ली में भी हुआ था। दिल्ली में हुआ, बॉम्बे में हुआ, चेन्नई में हुआ, बैंगलोर में, भोपाल में, माना सारे कैपिटल सिटी में और वो ये याद है ना सभी, डॉक्टर सविता दीदी कितने हाँ जी, मजे से वो रथ यात्रा निकलती थी और कितना सुंदर हाँ रॉयल रूप होता था। हमारे दिल्ली में भी हुआ था डेरा हाँ वाली, वो देखने जैसा सीन था, हाँ देखने हाँ, जैसा सीन था। बहुत ऐसे लगा भव्य, राजा महाराजाओं की सभा चली आ रही है। हाँ ब्यूटीफुल। बिल्कुल, बहुत बहुत मजा। भव्य। बहुत। एक सेकंड है ना, वो कोई डोर बेल बार बार बजा रहा है, मैं इसको रिप्लाई करके आती हाँ, श्योर श्योर। हुआ था, क्या रौनक थी। बहुत ही आलीशान प्रोग्राम हुआ था जहां पर सभी यज्ञ के बड़े बड़े महारथी वहां पधारे थे। और किस तरह से वो सारा ऑर्गेनाइज हुआ, देखने जैसा प्रोग्राम था। क्योंकि दादी बहुत विजनरी थी। दादी ने कहा "बस इतने दिन में ये कार्यक्रम होना है", और उतने दिन में वो रेडी होकर के इनॉग्रेट हो जाता था। कभी भी क्या, क्यों, कैसे, किसी ने कहा ही नहीं, दादी ने कहा हुआ। इतने बड़े बड़े, हमारे यहाँ कभी दादी ने मांगा नहीं किसी से कि भाई इतना पैसा इकट्ठा करो, ये लाओ, नेवर। हमारे यहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम दादी निकालती थी। पहले चारा नहीं, फिर 1 रुपए का निकला। इतने बड़े बड़े जो ये कंस्ट्रक्शन हुए, अब आप सोचो, क्लास का हर बच्चा अगर 54 रोज देगा, या फिर बाद में जब जैसे महंगाई बढ़ी तो 1 रुपया रोज देगा, तो कंस्ट्रक्शन कैसे, इतने लाखों रुपए इकट्ठे हो जाते थे क्योंकि किसी के ऊपर बोझा नहीं पड़ा। बाकी जिसकी जो मर्जी है करे। इवन हर एक का पाई पाई दादी ने किस तरह से सफल कराई। दादी वॉज, और हर कार्य में पहले मैं, ऐसे नहीं नौकर चाकर है वो काम कर रहे हैं। जब ये बना ओम शांति भवन, पहाड़ थे, तोड़ तोड़ कर सब हुआ, तो दादी ने तगारी उठाई, पहले पत्थर खुद उठाए ढोए। फिर वो उनको देखकर सारे लगे। एक बार रात में कोयला आया, कोयले के ट्रक आए, तब दादी सबसे आगे आकर के खड़ी हो गई। और दादी तो भाई ऑलराउंडर थी। आज जो संतति पैदा हुई है, मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चों के प्रोग्राम्स दादी ने शुरू कराए, जो पूरे भारतवर्ष के बच्चे, यानी छोटे बच्चे भी, फिर यूथ्स भी, यूथ इंटरनेशनल, एंड वंडरफुल प्रोग्राम्स होते थे। उनको एक एक प्रतिभा में उन बच्चों को, जो हम भी सोच नहीं सकते, चाहे लिखना हो, चाहे एलोक्यूशंस हो, चाहे ड्रामाज हो, चाहे प्ले बना रहे हैं, या कव्वालियां हैं, या उनके कुछ भी क्रिएटिविटी है, दादी यूज टू बी फर्स्ट। और इतनी मेहमान नवाजी करती थी, भाई बच्चे आए हैं, इनके लिए ये बनेगा, भाई बच्चे आए हैं, बोलो तुम ये करोगे ना। खेल खेल में बच्चों से भरवा लेती थी दीदी। कैरी ऑन। हाँ, वो दादी को तो बहुत ही अर्जेंट था, तो फिर मैंने अच्छा। बातचीत मैं सभी को तो बताना चाहूंगी जो पहली बार मिल रहे हैं, डॉक्टर मंजू गुप्ता जी और डॉक्टर एमडी गुप्ता जी, आपका पूरा परिवार खास दादी के बहुत क्लोज रहा और सभी दादियों की बहुत पालना ली आपने। तो आपके भी बहुत सुंदर अनुभव हैं जो सुनेंगे हम। सविता दीदी, आपसे जी आप जी। हाँ, तो कीजिए। मैं ये कह रही थी कि उस समय दादी ने जब ये प्रोग्राम शुरू किए तो मैं दादी जी के साथ फुल टाइम सेवा में थी, और कितनी जगह दादी जी के साथ मेरा जाना हुआ। कलकत्ता में गई जब पूरा 1 लाख का प्रोग्राम कलकत्ता में हुआ, और मुंबई में हुआ, भोपाल में हुआ, जो मैं बता रही थी कई शहर, चंडीगढ़ वगैरह सब जगह। वो तो उस समय फिर इतने प्रोग्राम काफी हुए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने नोट की, दादी से वीआईपीज बहुत इम्प्रेस होते थे। माना जैसे चन्ना रेड्डी जी हैं अपने, वो उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे। तो जब वो यहाँ आए, राजस्थान के राज्यपाल, गर्मी में 1 महीना यहाँ राजभवन बना हुआ है, तो जब भी गर्मियां होती हैं 1 महीना वो यहाँ राजभवन में आके रहते हैं। तो उनकी पूरी टीम आकर के उनके साथ, नेचुरली जब राज्यपाल आएंगे तो उनकी पूरी टीम आएगी। तो फिर हमारा ये, हम ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हमारा हेडक्वार्टर है
तो फिर हमारा ये लक्ष्य रहता है कि हम उन्हें बुलाएं और उन्हें दिखाएं कि बाबा का क्या कार्य चल रहा है यहाँ पर। तो ऐसे ही उनको निमंत्रण दिया और उस समय एनुअल मीटिंग चल रही थी। जो अपने ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया के जो मुख्य मुख्य निमित्त हैं, साल में एक बार उनकी एनुअल मीटिंग होती है। तो वो एनुअल मीटिंग में 500, उस समय बहुत ज्यादा नहीं, आजकल तो काफी आते हैं, करीब 1,500 आ जाते हैं उस मीटिंग में, लेकिन उस समय करीब 500-700 अपने सीनियर दीदियां और बहुत जो सीनियर भाई होते हैं, यानी जो भी उन सेवाओं में बहुत सहयोगी होते हैं, ऐसे भाई, अनन्य भाई जिसको कहेंगे, वो उसमें आते हैं। तो वही हमारे पास गैदरिंग थी उस समय, क्योंकि मीटिंग चल रही थी और जब वो आएंगे तो उनको गैदरिंग में तो बुलाना ही है। तो फिर वो आए और उन्होंने वो सभा देखी, बहनों को देखा, और क्योंकि सब सीनियर बहनें थी तो बहुत प्रभाव पड़ा उनके ऊपर, क्योंकि वाइब्रेशन भी होता है ना, इतना पावरफुल वाइब्रेशन उस ओम शांति भवन में वो सभा थी। तो उन्होंने दादी को पूछा, क्योंकि दादी के साथ ही बैठे थे वो प्रोग्राम में। तो उन्होंने दादी को पूछा कि, क्योंकि उनको ये नहीं पता था ना, वो तो समझते थे दादी गुरु है, चीफ है, माना संस्था की गुरु है ये, और यही सबको जो है गाइड करते हैं। तो उन्होंने दादी को पूछा कि दादी, ये सब जो इतने बैठे हैं इनको आपने तैयार किया है? हाँ, उन्होंने कहा कि कोई भी गुरु अपने जैसे लोगों को तैयार नहीं करते, माने जैसे बाबा कहते हैं गुरु फॉलोवर बनाते हैं। तो दादी तो कभी ये नहीं कहती थी मैंने किया है। तो दादी कहती थी नहीं, ये सब बाबा के बच्चे हैं और सब बाबा से रोज सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन ये जो सभा में देख रहा हूँ, ये सभा से मैं समझ सकता हूँ कि जब इतने आपके जैसे हैं, तो आप जो कहती हैं कि सतयुग आएगा, तो मैं मान सकता हूँ कि आप सतयुग लाके छोड़ेंगे। माना इतना उनको वो चीज ने प्रभावित किया। और फिर प्रोग्राम के बाद उन्होंने खुद इंटरेस्ट दिखाया कि मुझे राजयोग सीखना है। और फिर उन्होंने कोर्स किया राजभवन में, अपनी एक बहन जाती थी और उनको उन्होंने कोर्स कराया, जब तक वो यहाँ माउंट आबू में रहे उनका कोर्स हुआ। फिर बाद में वो जयपुर गए, क्योंकि जयपुर में ही रहते थे। तो वहां जयपुर में उन्होंने बाबा का कमरा बनाया राजभवन में। और मतलब योग, बकायदा वो योग करते थे, और बहन मुरली सुनाने भी जाती थी उनको राजभवन में। और वही एक ऐसे गवर्नर थे जो आ, उनके बाद खैर प्रतिभा पाटिल जी भी मिली बाबा से, लेकिन वो पहले गवर्नर थे जो बाबा से मिले। फिर बाबा से भी मिले, बाबा के प्रोग्राम के टाइम वो बाबा से मिलने के लिए भी आए, और बाबा ने उन्हें बहुत अच्छा कहा। वो एक मुरली में भी है, अगर अव्यक्त मुरली में आप पढ़ते हैं ये, तो कई बार वो होता है ना, जो बातचीत होती है वो भी लिखी होती है। तो फिर वो कैसे सेवा के निमित्त बने। हमारा ज्ञान सरोवर उस समय अंडर उसमें था, प्लानिंग था, लैंड लिया हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट उसे पास नहीं कर रही थी, क्योंकि ये हिल स्टेशन है और हिल स्टेशन पर इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन आसान नहीं है, तो गवर्नमेंट उसे पास नहीं कर रही थी, तो वो अटका हुआ था। तो उन्होंने आगे से ऑफर किया, दादी जी आपको अगर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का काम है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। पर ये जो कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट हैं वो गवर्नर की अथॉरिटी में नहीं होते। तो उस समय जब उनको ये सारी बात बताई, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जो भी इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है उससे बात करूंगा। तो भी अभी थोड़ा उसमें टाइम लग रहा था। और हुआ ये, देखो बाबा कैसे अपना काम बाबा को भी कराना होता है। तो उसी समय राजस्थान की गवर्नमेंट ही डिसमिस हो गई, विधानसभा भंग हो गई। अगर विधानसभा भंग होती है तो गवर्नर रूल आ जाता है। जैसे देश में भी अगर लोकसभा भंग होगी तो राष्ट्रपति रूल ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ऐसे ही गवर्नर रूल आ गया, तो सारी पावर्स गवर्नर के हाथ में आ गई। और उन्होंने तुरंत दादी को बोला, दादी आप अभी ले आओ, किसी को भेज दो और मैं अभी सब साइन कर देता हूँ, तो आपका ये जो भी काम रुका हुआ है ये सब क्लियर हो जाएगा। और फिर उन्होंने न सिर्फ वो सारा
ज्ञान सरोवर का प्रोजेक्ट पास किया, लेकिन ज्ञान सरोवर तक रोड भी उन्होंने बना कर दी। तो मतलब कहने का भाव कि उनका बहुत बड़ा फिर योगदान रहा बाबा की सेवा में, और उन्हीं का ज्ञान सरोवर में उनका वो लगा हुआ भी है कि कैसे उन्होंने वो फाउंडेशन स्टोन डाला वहां पर। फिर वो खुद आए फाउंडेशन स्टोन डालने के लिए जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। और उसके बाद जो दूसरे वीआईपी थे, माना इस सब दौरान मैं दादी जी के साथ सेवा में थी, तो ये सब मैं मतलब मैंने खुद देखा और सुना, ये सारी जो भी चर्चा चलती थी। और फिर दूसरे जो वीआईपी चंद्रबाबू नायडू जी थे, जो चीफ मिनिस्टर थे अपने आंध्र प्रदेश के। अब तो वो दो भागों में हो गया है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। तो अभी भी हैं वो चीफ मिनिस्टर, अभी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अभी भी हैं वो, उस समय भी थे। तो वो आए थे यहाँ पर, क्योंकि अभी हमारे ज्ञान सरोवर बनने के बाद ज्ञान सरोवर में प्रोग्राम शुरू हो गए थे, विंग्स के प्रोग्राम शुरू हो गए थे, वीआईपीज के डायलॉग शुरू हो गए थे। तो उनको बुलाया था किसी प्रोग्राम में, और आए थे वो। और जब उन्होंने ज्ञान सरोवर की सारी सेवाएं देखी तो बहुत इम्प्रेस हुए वो भी। तो सारा उन्होंने दादी जी से अपना जो भी उनके मन में फीलिंग्स आ रही थी वो उन्होंने दादी जी से शेयर की। और फिर उन्होंने दादी जी को कहा कि दादी जी आप इतना सब कैसे स्मूथली मैनेज करते हो। हाँ, हमारा तो मैनेजमेंट बहुत स्मूथ होता है, माना कोई किसी को कह रहा है करने के लिए, ऐसा ऐसा है ही नहीं। तो उनको लगता था सब ऑटोमेटिक कैसे चल रहा है। तो उनके लिए तो दादी ही सब कुछ है, उनको थोड़ी पता है बाबा है, बाबा का कार्य बाबा करता है। और दादी तो है ही सामने, लेकिन फिर भी बाबा की पावर है। तो उन्होंने दादी को यही बोला कि दादी आपने कोई मैनेजमेंट किया है, मैनेजमेंट की डिग्री की है, इतना स्मूथ सारा। हम तो कोई भी प्रोग्राम रखते हैं इतना सब डिस्टरबेंस हो जाता है। तो दादी ने कहा कि दादी ने फिर वही कहा कि दादी ने कहा नहीं, ये सब बाबा का कार्य है और बाबा कराता है। और ये सब जो है बाबा के बच्चे स्वेच्छा से, क्योंकि ये रोज बाबा की मुरली सुनते हैं और इनके अंदर वो अपना जैसे कहेंगे एक सेल्फ मोटिवेशन है। और ऐसे दादी ने उनको समझाया। तो उन्होंने कहा अच्छा, स्पिरिचुअलिटी से इतना चेंज आता है। तो फिर मेरे को जो है वो मेरे आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही ज्ञान सरोवर जैसा ही एक रिट्रीट सेंटर चाहिए। तो दादी ने कहा ठीक है, बन सकता है, आप चाहो तो बन सकता है। तो फिर उन्होंने कहा कि दादी मैं अभी यहाँ से जाऊंगा और जाते ही मैं आपको लैंड देता हूँ, और आप वहाँ ये बनाओ। और मेरा जो भी स्टाफ है, मना खास कर मेरे जो स्कूल का स्टाफ है, मेरे गवर्नमेंट टीचर्स को मुझे आपके यहाँ वैल्यूज की ट्रेनिंग देने भेजना है, लेने भेजना है। तो मतलब दादी और उनकी आपस में ये सारी हो गई बात। और फिर बाद में जब वो गए अपने आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में अपनी कुलदीप बहन है, तो कुलदीप बहन गए, क्योंकि ये सारी बात फाइनल हो चुकी थी दादी और उनके बीच में। दादी ने उनको बता दिया था, तो जाते ही वो उनको मिलने गए। और उन्होंने उतनी ही लैंड, जितनी अपनी ज्ञान सरोवर की लैंड है उतनी ही लैंड, सिर्फ टोकन उन्होंने 1 रुपया शायद वो दिखाना होता है उनको, माना इस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से वो लगभग फ्री लैंड जो है वो अपने को प्रोवाइड किया। और फिर बनाया सब बाबा के बच्चों ने मिल करके। फिर बाद में वो पूरा शांति सरोवर बना। और शांति सरोवर में जब तक वो चीफ मिनिस्टर थे, माना उनकी मिनिस्ट्री रही वहां, तब तक हर साल जो गर्मी की 2 महीने की छुट्टियां होती थी, 4 4 दिन के लिए उनके पूरे गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स वहां आते रहे ट्रेनिंग के लिए। तो ये दादी का इम्प्रेशन पड़ता था कि कोई भी वीआईपी जब दादी से मिलते थे, और माना दादी फिर इतनी बड़ी बड़ी सेवाओं के निमित्त बनी उसके कारण। तो ये दादी की विशेषता थी। और जब जैसे दादी की तबीयत की बात हम करते हैं, तो दादी के लास्ट के 1 1.5 साल में दादी जो है वो उतना एक्टिव नहीं थे। हालांकि सेवा का उमंग उत्साह दादी का कभी कम नहीं था, और कभी भी दादी अपने आप को बीमार नहीं समझते थे।
कोई भी डॉक्टर मिलते थे तो दादी कहती थी मैं तो ठीक हूँ, ये शरीर बीमार है। माना डॉक्टर पूछते थे दादी आपको कहाँ तकलीफ है, कोई दर्द है, कुछ है, तो दादी कहती थी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये शरीर को दर्द है। तो माना दादी बिल्कुल उपराम थी, जैसे साक्षी होकर के दादी अपने शरीर का हिसाब किताब चुकतू कर रही है, ऐसा ऐसा पूरा फील होता था। और बहुत कम, दादी बिल्कुल साइलेंस में रहते थे, दादी नहीं के बराबर बोलते थे। मतलब उस समय दादी की जो स्थिति थी वो साइलेंस में ज्यादा रहना, अव्यक्त स्थिति में ज्यादा रहना, अपनी वो दादी ने स्थिति मेंटेन की थी। तो इसलिए बीमारी का असर उनके मन पर बिल्कुल भी नहीं था, वो हम नोट करते थे। और दादी जो हैं, जैसे अब उनकी सेवा में मैं तो थी ही काफी समय से, लेकिन क्योंकि दादी की स्थिति ऐसी थी कि वो अपने आप उठते बैठते नहीं थे, तो फिर स्टाफ को बढ़ाया गया। तो जितने भी दादी जी के साथ सेवा में थे, हम लोग 5-6 थे उस समय, डे नाइट सब मिला करके, दादी बिल्कुल एक ओबीडियंट बच्चा जैसे होता है। माना हमको बहुत आश्चर्य होता था कि दादी को जो कहेंगे, माना कभी ऐसा लगता नहीं था कि माना दादी चीफ है हम कैसे कह सकते हैं, नहीं, दादी बिल्कुल सब मानते थे। वैसे ही उसी समय उठेंगे, उसी समय खाएंगे, जब कहेंगे दादी अभी आपको सोना है, माना ये सारा। तो दादी कई बार हंसी में यूं कहती भी थी कि आपने तो मुझे बेबी बना दिया है। माना जैसे एक बेबी को संभाल करते हैं, ऐसे हम जैसे दादी की संभाल कर रहे हैं। तो ये दादी की ह्यूमिलिटी थी, मतलब दादी बिल्कुल ढल जाती, जैसा समय जैसा स्वरूप वैसे दादी अपने आप को ढाल लेते थे। और ये भी मैंने नोट किया कि दादी की बहुत अनासक्त वृत्ति थी। कभी किसी, जैसे हम कहते हैं ना, किसी व्यक्ति वस्तु में हमारी बुद्धि जाती हो, कभी नहीं देखा। मैंने सारी दुनिया की सारी चीजें जो भी यज्ञ में लाता था सब दादी को ही देना चाहते थे, दादी के पास ही आता था सब कुछ। हाँ, और एक से एक मतलब लोग लाने की कोशिश करते थे, दी बेस्ट, मतलब वो दादी को दें, ऐसी ऐसी उनकी कोशिश रहती थी। पर मैं ये देखती थी कि दादी कोई चीज अपने लिए नहीं कहेगी कि मेरे लिए ये रख देना, ये मुझे पसंद आ गया, ये अच्छा लगा। दादी जो है सब कुछ बाबा के स्टॉक में जाएगा, जो भी दादी को मिला है, फिर चाहे वो जो कोई चीज हो, चाहे वो कोई टोली हो, चाहे जो भी लिफाफा, अभी दादी को जो भी देते थे, यज्ञ सेवा देते थे, सभी दादी के हाथ में ही देते थे। दादी के समय दादी वो तुरंत, यीशु दादी हमेशा दादी के साथ रहते थे और यीशु दादी ही सारा संभालते थे, तो तुरंत यीशु दादी को ही पकड़ा देंगे। तो मतलब दादी की बुद्धि कभी भी ना किन्हीं चीजों में गई और ना ही पैसे में भी गई कि, और कभी दादी ने पर्स नहीं रखा अपने पास। दादी के हाथ में सिर्फ एक रुमाल होता था, है ना, पर्स मतलब कि मेरे को, मैं कहीं जा रही हूँ। अब दादी की तो कितनी ट्रैवलिंग होती थी, तो हम तो रखते ही है ना पर्स, तो मैं पर्स रख के और उसमें मेरे पास कुछ रहे, मेरे हाथ में कुछ रहे, नेवर। जो खैर दादी को संभालने वाली जो दीदियां थे वो तो खैर ध्यान रखते थे, लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ कि दादी ने खुद कभी भी वो सब नहीं उठाया। तो हमारी जो दादी थे वो बिल्कुल पाप समान, माना जो बाबा के साथ वो रहे, जो बाबा से उन्होंने सीखा, कैसे बाबा ने यज्ञ चलाया, कैसे बाबा के गुण थे, बाबा ने कैसे पूरे परिवार की पालना की, ऐसे ही उससे भी अच्छा। क्योंकि बाबा के समय इतना बड़ा परिवार नहीं था, लेकिन दादी के होते हुए तो परिवार कितना बेहद का बड़ा परिवार हो गया। तो दादी ने बाबा को बिल्कुल फॉलो करते हुए, है ना, बाबा के समान क्या, बाबा से भी अच्छी बच्चों की परवरिश की, बाबा के बच्चों की परवरिश की, और सबको आप समान बनाया। तो दादी के जाने के बाद भी जो हमारा यज्ञ है, बाबा का यज्ञ, वो बहुत स्मूथ चल रहा है अभी भी, है ना। यज्ञ में कोई ऐसा विघ्न नहीं। और दादियां, जो मैं देखती थी, दादियां जब आपस में मिलते थे जैसे एक है,
माना इतना एकता, परिवार को एकजुट रखने की वो जो कला थी दादी के अंदर, कभी भी दादी हमेशा शेयर करेगी। माना कोई भी दादी की जो भी प्लानिंग होती थी या दादी के मन में कुछ भी होता था, तो दादी हमेशा, जो मुख्य हमारी 7-8 दादियां थे, वो सब दादियां आपस में बैठते थे, और दादी पहले उनसे राय लेगी, उनसे ओके कराएगी, फिर सारे मधुबन वालों को भी बिठाएगी। हर 15 दिन में सब मधुबन वालों से मीटिंग लेती थी दादी, और यज्ञ में कुछ भी नया करने वाले हैं हम, उनको पूरा इन्फॉर्मेशन होता था, और उनको लगे कि हमारा प्रोग्राम है, ऐसे नहीं ये बड़ों ने सोचा है, नहीं, उनको लगे हमारा प्रोग्राम है, ये हम ही करना है। ऐसे दादी वो फीलिंग्स मना उनके अंदर करती। जैसे कंस्ट्रक्शन भी मैं देखती थी जब, क्योंकि मैं दादी के साथ जाती रहती थी, दादी के साथ सेवा में थी, तो दादी कंस्ट्रक्शन में भी रोज विजिट करेगी, क्या चल रहा है, कितना काम हुआ, और प्रोजेक्ट के लिए पहले से ही फाइनल डेट ले लेगी कि ये कब तक हो जाएगा, इस डेट में ये तैयार हो जाना चाहिए। तो इसीलिए वो ज्ञान सरोवर जो इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन है 18 महीने में पूरा हो गया, वो हॉस्पिटल जो इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन है 9 महीने में पूरा हो गया। तो ये दादी का जो उनके पीछे मैं कहूंगी कि उनका जो वो उत्साह भरते थे सभी के अंदर, वो काम करता था, और वो दुगनी एनर्जी से अपनी सेवाएं करते थे। और दादी जाकर खुद मिलती थी, उनसे बात करती थी, कोई भी प्रॉब्लम है खुद सॉल्व करती थी। तो ऐसी हमारी दादी को हमारी जो श्रद्धांजलि है वो यही है कि हम दादी समान बने। बाबा समान बनना ही है, लेकिन हमारे सामने बाबा तो नहीं, बाबा को तो नहीं देखा, लेकिन दादी को देखा है, तो दादी बाबा समान बने, तो हम दादियों के समान वो गुण हमारे अंदर हों, सेवाएं हम करें, पुरुषार्थ करें, तो हम भी निश्चित रूप से जो हमारी मंजिल है उस पर हम पहुंचेंगे। ओम शांति। और थैंक यू अदिति बहन, आपने मुझे याद किया, और सभी भाई बहनों से रूरिहान करने का हमें ये चांस मिला। आपका दीदी बहुत थैंक्स है कि आपने आज के दिन पे हमको समय दिया, तो आपका दिल से थैंक्स है। डॉक्टर मंजू गुप्ता जी कहेंगे कुछ। ओम शांति। मैं समझती हूँ सभी ने बिल्कुल ऐसे देखा होगा जैसे दादी सामने है और पूरा सीन दीदी ने खींच के दिखा दिया। दादी जी के एक एक गुण का गुण, हर चीज दीदी ने किया हमारे सामने। थोड़ा आवाज ब्रेक हो रही है आपकी आंटी। हाथ हिला के जरा बताएंगे। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। सभी हाथ हिला के, हाँ। तो दिल से दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जिन लोगों ने भी मधुबन में जो लीलाएं की, वो कहीं गए नहीं हैं। आज भी आप मधुबन में जाएं तो बाबा कहता है फील करो, वो जो चरित्र उन्होंने इस चरित्र भूमि पर किया, वो आज भी एक ने अनुभव किया। जो दीदी बिल्कुल सुना रही थी, दादी की एक एक विशेषता प्रैक्टिकल है। हमने कोई रोकड़ा खर्च करके नहीं, किसी को घूस पट्टी दे के काम नहीं करा। यज्ञ ने सेवा की, बड़े बड़ों को सहयोगी बनाकर, वो जो भी जिस डिपार्टमेंट के होते थे वो स्वयं आकर अपनी सेवाएं देते थे, फ्री में काम होते थे। बड़े छिदा आप दादी की, अगर आपने वो फिल्म देखी हो जो हमने देखी संडे को, गजब फिल्म है। अदिति अगर आपके पास है, उस फिल्म को नहीं है तो मैं भेजूंगी, वो जरूर प्ले करना, क्लास वालों को देखना चाहिए कि दादी से कितने बड़े बड़े लोग आकर मिले। और मैं तो देख रही थी जो जो बड़े हैं, आप देखो, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, दादी से मिले। अब्दुल कलाम जी दादी से बिना प्रेसिडेंट के मिले, वो प्रेसिडेंट बने। और वो हमारी जो प्रतिभा पाटिल जी थी, वो दादी से मिली, उनको भी वही मैसेज मिला, उनको भी प्रेसिडेंटशिप मिली। राहुल गांधी मिले,
कोई सोच सकता था वो प्राइम मिनिस्टर बने? कितने लोगों ने वहां उनकी आशीर्वादें दी। बड़े बड़े महामंडलेश्वर सब दादी के सामने झुकते थे। दादी ऐसे माँ की तरह सबको प्यार दिया, एक एक की सुख सुविधा, जिसको जो चाहिए उसका उस रीति, जैसे बाबा कहते हैं ना हर वर्ग के लोग आते हैं, उस रीति से दादी ने उनका सम्मान किया। हमारे यहाँ जब महामंडलेश्वर आए तो हमारा ये बना था, ये सुखधाम नया बना था उन लोगों के लिए। और उन लोगों को पट्टों पर बिठाकर, क्योंकि ये लोग जमीन में धरती पर पटरों पर खाते हैं, तो दादी ने सब प्योर घी का खाना 56 भोग इन लोगों के लिए बनवाकर बहुत बहुत मेहमानवाजी की। और एक मंच पर सबने सब कुछ, एक मंच पे, वरना तो ये लोग बैठते नहीं है, किसी से इनकी मिलती नहीं है, लेकिन दादी के अंदर वो आर्ट था जो सब उनको माँ कहते थे। जैसे दीदी ने बताया ना, प्यार की मूर्त दादी ने करके दिखाया। मांगा नहीं सम्मान, लेकिन सब उस सम्मान से उनके सामने झुकते थे। दादी ने कहा और सत वचन महाराज हुआ ही पड़ा है। ऐसा था हमारा। लग रहा था सुनते जाएं सुनते जाएं, कितनी इंटीरियर बातें। वो 9 महीने में बना, वो 18 महीने में बना, इतनी इंट्रिकेट, एक एक बात इनको तिथि तारीख सहित याद है। धन्य है हमारी सविता दीदी, जिन्होंने बहुत प्यार से हमको उनके बिल्कुल नजदीक और वो पूरी यात्रा करा दी। तो हम सभी दिल से दीदी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं बार बार, और फिर निमंत्रण देते हैं कि जरूर कभी फिर आइएगा। सबको पालना मिलती है। इट वॉज अ वंडरफुल क्लास। थैंक यू सो मच दीदी, टू यू, टू अदिति जिसने ये ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि कोई तो निमित्त बनता है ना सबको जोड़ने के। बहुत बहुत शुक्रिया है, और इन प्यारे राज ऋषियों का सभी का बहुत बहुत शुक्राना है कि 1 घंटी बजती है टन और सब इकट्ठे हो जाते हैं, आके मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। आपने भी अनुभव हमारे बीच में रखे, और बहुत दिल से सभी का, जो सभी जुड़ने वालों का थैंक्स, और खास सविता दीदी का बहुत थैंक्स। सचमुच में दीदी आप खुद अनसंग रहे, लेकिन जब आप सुना रहे थे तो हमको ऐसा लग रहा था जैसे अभी डॉक्टर मंजू गुप्ता जी ने कहा कि जैसे वो इतने महीने में भवन निर्माण हुआ। और क्योंकि मुझे लगता है जो जो मधुबन गए हुए हैं और बाबा के सभी कॉम्प्लेक्सेस देखे हैं, तो वो जैसे हमारे सामने साकार में आपके साथ हम भी संग हो लिए थे और दादी के संग को अनुभव कर रहे थे। तो आपका पुनः पुनः बहुत बहुत थैंक्स। बाबा का थैंक्स। बाबा की याद में बैठेंगे 2 मिनट। याद में बैठिए। ओम शांति। बनके प्रकाश का दरिया वो सब में प्रकाश भरते थे। बनके प्रकाश का दरिया वो सब में प्रकाश भरते थे। मीठे प्यारे दादी सबको दिल से प्यार करते थे। मीठे प्यारे दादी सबको दिल से प्यार करते थे। वो थे दिव्य गुणों के धनी प्यारी दादी प्रकाश मणि। वो थे दिव्य गुणों के धनी प्यारी दादी प्रकाश मणि। सौंप दी सारी जिम्मेदारी प्रभु ने उनके हाथ में। सौंप दी सारी जिम्मेदारी प्रभु ने उनके हाथ में।
क्योंकि सदा ही रखा उन्होंने प्रभु को अपने साथ में, प्रभु को अपने साथ में। मैं और मेरे पन के भान से, मैं और मेरे पन के भान से दादी को सो दूर थे। तभी तो प्यारे बाबा के वो सच्चे को ही नूर थे। तभी तो प्यारे बाबा के वो सच्चे को ही नूर थे। वो थे दिव्य गुणों के धनी प्यारे दादी प्रकाश मणि। वो थे दिव्य गुणों के धनी प्यारे दादी प्रकाश मणि। भेद भावना किया किसी में, रखी सब में समानता। भेद भावना किया किसी में, रखी सब में समानता। तभी तो हर कोई झुक जाता था देख के उनकी महानता, देख के उनकी महानता। बच्चों में बच्चे बन जाते, बच्चों में बच्चे बन जाते। इतने भोले भाले थे महायज्ञ मधुबन के वो तो बड़ी ही प्यारी माली थे। महायज्ञ मधुबन के वो तो बड़ी ही प्यारी माली थे। वो थे दिव्य गुणों के धनी प्यारी दादी प्रकाश मणि। वो थे दिव्य गुणों के धनी प्यारी दादी प्रकाश मणि। वो थे दिव्य गुणों के धनी प्यारी दादी प्रकाश मणि। वो थे दिव्य गुणों के धनी